टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक होगी तो उसमें ये चैप्टर 12 के नाम से होगा, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है बुक का उसमें दिस इज चैप्टर 11। ठीक है, तो इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इसको 4 ब्रॉड ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, मेटलर्जी, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स। और इन ब्लॉक्स को भी हमने फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सो एज ऑलवेज एकदम सिंपल फॉर्मेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी से। अब हो सकता है आप में से काफी लोगों को मालूम ना हो कि मेटलर्जी वर्ड का मतलब क्या होता है। सो हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि मेटलर्जी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मतलब जो भी मेटल्स हैं वर्ल्ड में, जब आप उनके स्ट्रक्चर को, उनके यूजेस को बहुत अच्छे से साइंटिफिक वे में पढ़ते हो तो उसको कहते हैं मेटलर्जी। अगर हम इंडियन मेटलर्जी की बात करें तो इंडिया में पहले के टाइम पे ऐसे बहुत सारे मेटलर्जिस्ट थे जो बहुत ही केपेबल और एडवांस थे। मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने मेटलर्जी में स्पेशलाइजेशन कर रखी थी और इस फील्ड में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हुए। इस फील्ड में इंडियंस बहुत ज्यादा एडवांस थे पहले से। जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, मतलब जो पुरानी चीजों की खुदाई करी जाती है, उनको ढूंढा जाता है, उससे ये मालूम पड़ा है कि जो हड़प्पन्स थे दे वर मास्टर क्राफ्ट्समैन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। उसके साथ साथ उनको कॉपर मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। कॉपर जो मेटल है उसके यूजेस, उसका स्ट्रक्चर, ये सब भी वो बहुत अच्छे से समझते थे। और यही नहीं, उन्होंने कॉपर और टिन को साथ में मिला के ब्रॉन्ज को भी बना लिया था। तो ये एक बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है और ये बहुत अमेजिंग है कि इतने पहले की सिविलाइजेशन के लोगों को भी ये नॉलेज थी। तो अब क्योंकि हड़प्पन्स जो थे वो ब्रॉन्ज से काम करना जानते थे, दैट इज वाई हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। उनके जो सक्सेसर्स थे, मतलब जो लोग उसके बाद आए, वो आए आयरन एज में। और इंडिया की फिर से ये खासियत है कि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा एडवांस टाइप के आयन्स भी प्रोड्यूस किए। फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ये सब एंशिएंट इंडिया में भी प्रोड्यूस होता था। अब आपको मालूम है कि हम हमेशा कहते हैं चीजें रटना नहीं है, समझना है। तो जिससे आप ज्यादा आसानी से चीजें समझ सकें, इसलिए हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन और कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है। आयरन से आप जो भी चीज बना रहे हो, जैसे अगर आप टूल्स बना रहे हो या वेपन्स बना रहे हो, तो उसको बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है फोर्ज्ड आयरन, जिसमें आप एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल लेते हो, आयरन लेते हो और उसमें से अपनी जरूरत की चीज को कार्व आउट करते हो, कट करते हो। वहीं दूसरी तरफ है रॉट आयरन, जहाँ पे आप आयरन का एक अलॉय बनाते हो, उसको गर्म करते हो और फिर टूल से काम करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। और तीसरा है कास्ट आयरन, जिसमें आप आयरन को एकदम पिघला के गर्म कर देते हो और आपको जो भी चीज बनानी है उसका मोल्ड ऑलरेडी रखा होता है, मतलब एक कास्ट रखा होता है और आयरन को उसी मोल्ड में पोर कर देते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उसी चीज का शेप ले लेता है। तो ये होते हैं 3 तरह के आयन्स। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ इसलिए बताया है जिससे आपको ये रटना ना पड़े, आपको इसका एक बेसिक आइडिया मिल जाए। अब जब आयरन की बात हो रही है तो आयरन पिलर की बात तो होनी ही है, जो मेहरौली में है इन दिल्ली। ये आयरन पिलर इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि उस समय के जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो कितने ज्यादा स्किल्ड थे। इस आयरन पिलर के फीचर्स ये हैं कि ये 7.2 मीटर्स हाई है, ये आयरन से बना है ऑब्वियसली। इसका जो वेट है वो 3 टन से भी ज्यादा है और इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि ये जो पिलर है ये आज से 1500 ईयर्स पहले बना था और इसको बनवाया था चंद्र नाम के एक रूलर ने, जो गुप्ता डायनास्टी को बिलोंग करते थे। और इन सब में से सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि इतने साल हो गए, 1500 ईयर्स से भी ज्यादा हो गया, लेकिन ये आयरन पिलर आज तक रस्ट नहीं हुआ, खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, परफेक्ट कंडीशन में है। आपको भी मालूम है आयरन बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लग गया। लेकिन आप सोचो इतना बड़ा पिलर है और ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ। सो यू कैन इमेजिन कि उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे वो कितने ज्यादा स्किल्ड थे। नेक्स्ट हम आते हैं बिल्डिंग्स पे। इसके अंडर में हम 2 तरह की बिल्डिंग्स पढ़ेंगे, स्तूपास और टेम्पल्स। जब हम क्राफ्ट्स पर्सन्स की स्किल की बात कर ही रहे हैं तो वो सिर्फ आपको आयरन में, मेटलर्जी में, इन सब में नहीं दिखेगा, वो आपको बिल्डिंग्स में भी दिखेगा। उस जमाने की जो बिल्डिंग्स अब तक सर्वाइव कर गई हैं उनमें आपको दिखेगा कि उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे वो कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। और जो बिल्डिंग सर्वाइव कर गई हैं उनमें से एक तरह की बिल्डिंग है स्तूपास। ये जो वर्ड है स्तूप, इसका मतलब होता है माउंट। अब आप कहोगे माउंट का क्या मतलब होता है, ये तो फिर से एक इंग्लिश वर्ड है। तो हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि माउंट का मतलब होता है एक छोटा सा हिल या फिर अर्थ का कोई भी हिस्सा जो थोड़ा सा उठा हुआ है, जो हिल के शेप जैसा है, उसको हम कहते हैं माउंट। तो स्तूपास का क्योंकि डिजाइन वैसा होता है इसलिए स्तूप का मतलब होता है माउंट। तो बहुत सारे तरह के स्तूपास होते थे, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स थी। एक पैटर्न था जिसके बेसिस पे स्तूपास को बनाया जाता था।
पहला कॉमन फीचर था रेलिक कास्केट। जो स्तूपा का एकदम सेंटर पार्ट होता है वहां पे एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता है। यहाँ पे बुद्धा जी के या उनके फॉलोअर्स के जो बॉडीली रिमेन्स हैं, जैसे उनके टीथ, बोन या एशेस, हो सकता है वो इसके अंदर रखे गए हों, या फिर कोई चीज जो वो इस्तेमाल करते थे, वो यूज करते थे, उसको इसके अंदर रखा गया हो, या कोई भी प्रेशियस स्टोन्स या कॉइन्स उस जमाने के, उस टाइम के, इन सब चीजों को इन बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है। और फिर इस बॉक्स को स्तूपा के सेंटर में रखा जाता है। पहले इस बॉक्स को रखते थे, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते थे, फिर उसके ऊपर मड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स की एक लेयर लगाते थे और पूरी तरह से ढक देते थे। इनफैक्ट कवरिंग की जब बात हो ही रही है तो स्तूपास के काफी बार जो टॉप्स होते हैं, जो डोम शेप होता है, काफी स्तूपास में इस डोम शेप को भी स्टोन स्लैब से कवर किया गया था। नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर स्टोन स्लैब्स भी लगाए जाते थे। आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये जो रेलिक कास्केट है ये बहुत सुंदर होता है, ये बहुत सेक्रेड होता है, इसकी बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है और इसलिए इसको सेंटर में रखा जाता है। दूसरा फीचर जो है स्तूप का वो है प्रदक्षिणा पथ। अगर आपने कभी कोई स्तूप विजिट किया है या आपने उसकी फोटोग्राफ्स देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि जो स्तूप होता है उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक पाथ होता है, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ के क्या फीचर्स होते थे? प्रदक्षिणा पथ जो होता है वो स्तूप के अराउंड होता है, उसके बाहर फिर रेलिंग्स लगाई जाती हैं। पथ में एंट्रेंस के लिए गेटवेज होते हैं और रेलिंग्स और गेटवेज दोनों को स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता है। तो जो डिवोटीज होते हैं वो प्रदक्षिणा पथ पे चक्कर लेते हैं स्तूप के अराउंड एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू शो देयर डिवोशन। इसको एक रिलीजियस ट्रेडिशन माना जाता है। अगर हम कुछ फेमस स्तूप्स की बात करें तो एक स्तूप बहुत फेमस है जो है अमरावती में, महाराष्ट्र में। ये वाला जो स्तूप है यहाँ पहले एक बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूप था, मतलब जब वो बना था तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा और काफी सारी जो स्टोन कार्विंग्स है स्तूप की वो 2000 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी। दूसरा स्तूप जो आपने सुना होगा बहुत फेमस है वो है द ग्रेट सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। ये कुछ स्तूप जैसे कि ये सांची स्तूप ये काफी सालों में बना, मतलब ओवर सेवरल सेंचुरीज, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा लग गया इस स्तूप को कंप्लीट होने में, बनने में। फॉर एग्जाम्पल ये जो सांची स्तूप है इनके जो ब्रिक माउंट्स हैं वो किंग अशोका के टाइम के हैं, लेकिन इनकी जो रेलिंग्स और गेटवेज हैं वो लेटर रूलर्स के टाइम के हैं, मतलब जो बाद के रूलर्स थे उन लोगों ने इसमें गेटवेज और रेलिंग्स लगवाई। तो आज हम जिस फॉर्म में उसको देखते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में बिल्ड हुआ था। वैसे नेक्स्ट हम आते हैं टेम्पल्स पे। काफी सारे जो एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी इसी टाइम के अराउंड बने। उस समय भी डेटीज को वर्शिप किया जाता था, जैसे कि लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु या गॉडेस दुर्गा को। जैसे हमने स्तूप के फीचर्स को डिस्कस किया था वैसे ही हम टेम्पल्स के फीचर्स की भी बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्पल्स के स्ट्रक्चर में 3 कॉमन फीचर्स होते हैं, गर्भगृह, शिखर और मंडप। जो गर्भगृह होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल। जैसे स्तूप में सेंट्रल पार्ट जो था वो रेलिक कास्केट का था, वैसे ही टेम्पल्स में ये वो रूम होता है जहाँ पे जो मेन डेटी है, जिनका वो मंदिर है, उनकी मूर्ति या उनकी फोटो जहाँ पे रखी जाती है उसको कहते हैं गर्भगृह। और जो मेन पूजा होती है वो गर्भगृह में ही होती है। काफी बार गर्भगृह की टॉप पे एक टावर बनाया जाता है जिसको कहते हैं शिखर। ये इसलिए बनाया जाता था ये डिनोट करने के लिए कि ये टेम्पल का सबसे सीक्रेट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। और शिखर क्योंकि इतना टॉप पे बनाया जा रहा था एक टावर जैसा, इसलिए उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी, उसको बनाना आसान नहीं होता था। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर था मंडप। बहुत सारे टेम्पल्स में एक प्लेस होती है जिसको कहा जाता है मंडप। ये एक बड़ा सा हॉल जैसा होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लोग साथ में असेंबल होके प्रे कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मंडप। ये फीचर्स आपको मैक्सिमम टेम्पल्स में देखने मिलेंगे। तो अब जब हमने कॉमन फीचर्स समझ लिए हैं तो नाउ वी मूव ऑन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। बेसिकली उस टाइम पे 3 तरह की कंस्ट्रक्शंस होते थे टेम्पल्स के। पहला था रॉक कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या किया जाता था, किसी रॉक को कार्व आउट किया जाता था, हॉलो किया जाता था उसको एक केव बनाने के लिए, और वहां पे टेम्पल्स और कुछ और बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। काफी सारे जो ऐसे रॉक कार्व करने के बाद टेम्पल्स बनते हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया, स्कल्पचर से, पेंटिंग से उनकी वॉल्स पे बनाया गया, तो बहुत सुंदर टेम्पल्स हैं ये। दूसरा हम आते हैं बेक्ड ब्रिक और स्टोन टेम्पल्स पे। कुछ टेम्पल्स बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बनाए गए थे तो ये नाम वहीं से आता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश में एक टेम्पल है भीतरगांव में जो आज से 1500 ईयर्स पहले बना था और वो बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बनाया गया। सो यू कैन इमेजिन कि उस समय के क्राफ्ट्समैन जो थे वो कितने ज्यादा एडवांस थे। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल हम देख रहे हैं वो है मोनोलिथिक टेम्पल्स का। एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन को वो लोग कार्व करके एक मंदिर में कन्वर्ट कर देते थे, इसीलिए उनको मोनोलिथ्स कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल और लिथ मतलब स्टोन या रॉक। तो आप कहोगे रॉक टेम्पल्स और मोनोलिथिक टेम्पल्स में डिफरेंस क्या है? रॉक टेम्पल में आप रॉक को कार्व करके एक केव बना रहे हो, उसके अंदर मंदिर बना रहे हो, लेकिन मोनोलिथिक टेम्पल्स में उसी स्टोन को, पूरे स्टोन को एक टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि स्टोन को ही आप कार्व करके टेम्पल बना दे रहे हो। सो दैट वाज सो इम्प्रेसिव।
तो ये हमने डिफरेंस समझ लिया रॉक टेम्पल और मोनोलिथिक टेम्पल्स में। अब ब्रिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन में और मोनोलिथिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी एक डिफरेंस था। ब्रिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता था, आप लेयर जो है ब्रिक की लेयर आप नीचे से स्टार्ट करते थे और फिर ऊपर बिल्ड करते थे। जैसे अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो सबसे पहले बेस बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर वॉल खड़ा करा जाता है, एक के ऊपर एक ब्रिक्स लगाई जाती है। लेकिन मोनोलिथिक टेम्पल्स में जब आप स्टोन को कार्व कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो आप टॉप से स्टार्ट करते हो और फिर नीचे की तरफ जाते हो। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इन द कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ दीज टू टेम्पल्स। अगर इन टेम्पल्स के आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं तो महाबलीपुरम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देयर आर सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स और यहाँ पे बहुत सारे मोनोलिथिक टेम्पल्स भी। आईहोले एक और टाउन है जहाँ पे बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। गॉडेस दुर्गा का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है आईहोले में, जो आज से 1400 ईयर्स पहले बना था and it was made by the Chalukyas. So now we come to the question कि how were स्तूप्स and temples built? इसको हम बहुत ही इजी वे में एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। किसी भी स्तूप या टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और इनको यूजुअली किंग्स या क्वींस बनवाते थे। सबसे पहला स्टेज होता था कि गुड क्वालिटी का स्टोन ढूंढना पड़ता था, ऐसा स्टोन जो इतना स्टडी हो जिससे स्तूप या टेम्पल बनाया जा सके। फिर प्लेस चूज करनी होती थी कि वो कहाँ पे बनाया जाएगा। थर्ड स्टेज होता था कि जो स्टोन है उसको उस प्लेस तक ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज था कि ये जो स्टोन्स हैं, ये तो एक रफ ब्लॉक है ना, इसको कार्व करके, शेप करके प्रॉपर बनाना पड़ेगा जिससे आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके। इन्हीं स्टोन से, ये जो रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स थे, इनसे पिलर्स, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स, ये सब बनाए जाते थे। तो सोचिए कि एक स्टोन को वो कितने सारे शेप्स दे सकते थे। और फाइनली इनको शेप करने के बाद इनको सही प्लेस पे रखा जाता था। इनको प्रिसाइजली, एकदम एक्यूरेटली सही पोजीशन पे रखा जाता था जिससे फाइनल कंस्ट्रक्शन हो सके। तो अब इन टेम्पल्स को बनवाता कौन था? पहले जैसे हमने बात करी, किंग्स और क्वींस बनवाते थे। वो लोग क्राफ्ट्स पर्सन्स को पे करते थे और क्राफ्ट्स पर्सन्स ये स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स बनाते थे। फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन करते थे डिवोटीज, मतलब जो श्रद्धालु थे, जो लोग थे जो इन गॉड्स की पूजा करते थे, वो लोग कंट्रीब्यूशन करते थे। जब वो टेम्पल या स्तूप को विजिट करने आते थे तो वो अपने साथ गिफ्ट्स लाते थे एंड दीज गिफ्ट्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द टेम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सांची स्तूप की बात करें तो उसके एक गेटवे के पैसे दिए थे एक एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स ने। सो देयर वाज दिस एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स एंड दे पेड फॉर वन गेटवे ऑफ द सांची स्तूप। और इसी के साथ साथ फिर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, जो फिर से डिवोटीज थे, श्रद्धालु थे, जिन्होंने भी डेकोरेशंस के लिए गिफ्ट्स दिए और पैसे दिए। आपने देखा होगा, कभी आप स्तूप या टेम्पल्स विजिट करते होगे तो वहाँ के वॉल्स पे लोगों के नाम लिखे होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया था। तो उन लोगों के जो नाम हैं वो टेम्पल्स के वॉल्स, पिलर्स, रेलिंग्स में इंस्क्राइब किए जाते थे। आपको याद होगा, हम लोग वर्कर्स की स्किल के बारे में बात कर रहे थे। उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई या वो कितने अच्छे मेटलर्जिस्ट थे, हमने ये सब डिस्कस किया था। लेकिन उनकी जो स्किल है वो आप पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है अजंता केव्स। ये जो केव्स हैं ये नेचुरल केव्स नहीं थे, हिल्स में से इन केव्स को कार्व आउट किया गया, इनको बनाया गया। मतलब ये मैन मेड केव्स हैं और इनको बनाने में बहुत साल लगे, मतलब सेंचुरीज लग गए, 100 years से भी ज्यादा, टू फॉर्म दीज केव्स। एंड व्हाट वर दीज केव्स यूज्ड फॉर? इनमें से मैक्सिमम केव्स जो थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनास्ट्रीज की तरह थी और इनमें से कुछ केव्स को पेंटिंग से डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसे आज हम अजंता पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आप इमेजिन करो कि इतनी डार्क केव्स हैं और इतना पुराना टाइम है जब आज की जैसी लाइटिंग भी नहीं थी, तो उसमें पेंटिंग करते कैसे थे? क्योंकि केव्स अंदर से इतनी डार्क होती थी, वहाँ नेचुरल लाइट ज्यादा नहीं होती थी, तो इन पेंटिंग्स को टॉर्चेस के साथ बनाया जाता था। मतलब नेचुरल टॉर्चेस, नेचुरल फायर, इन सब की लाइट में इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। पेंटिंग के जो कलर्स थे वो प्लांट से और मिनरल से बनाए जाते थे। और कितनी कमाल की बात है कि इतने नेचुरल सोर्सेज से भी ये जो पेंट्स बनाए गए, ये आज मतलब 1500 years बाद भी उतने ही विविड और ब्राइट है। दिस शोज कि वो लोग कितने ज्यादा स्किल्ड थे, कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। और इतनी रिमार्केबल पेंटिंग्स जिन पेंटर्स ने बनाई, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम हम लोगों को नहीं मालूम है। दे रिमेन अननोन। इसके साथ हम आते हैं बुक्स पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंडर में हम पढ़ेंगे एपिक्स के बारे में, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और बुक्स ऑन साइंस। जब हम एपिक्स की बात करते हैं तो सम ऑफ द बेस्ट एपिक्स जो थे वो इस टाइम के अराउंड लिखे गए थे। अब आप पूछोगे एपिक्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी बहुत ही बड़ी ग्रैंड कॉम्पोजिशन, मतलब एक पोएम जैसी, एक पोएम वे में लिखी गई बहुत ही ग्रैंड ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, जो मेन एंड वुमेन की हीरोइक डीड्स, उनकी ब्रेवरी के बारे में लिखी गई हो या गॉड्स के बारे में लिखी गई हो, उसको कहा जाता है एपिक। बहुत सारे ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस जो इस समय के अराउंड लिखे गए थे वो काफी टाइम तक हमारे हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को मिले ही नहीं थे। दे वर लॉस्ट फॉर सेंचुरीज।
फिर आज से अराउंड 100 ईयर्स पहले इनमें से काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस को मिलने लग गए। तो तब ये लिटरेचर डिस्कवर हुआ, तब हमें मालूम पड़ा कि उस समय के राइटर्स भी कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। अब जब हम एपिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एपिक्स आते हैं, द महाभारत एंड द रामायण। ये दोनों जो कॉम्पोजिशंस हैं ये वर्ल्ड की सबसे फेमस एपिक्स में आते हैं। महाभारत जो एपिक है दैट इज अ स्टोरी ऑफ वॉर। उसमें लड़ाई हुई थी कौरव्स और पांडव्स के बीच में जो कजिन्स थे। ये वॉर इसलिए लड़ा गया था क्योंकि उनको कुरु का जो थ्रोन है जिसका कैपिटल था हस्तिनापुर, वहां के थ्रोन के लिए लड़ाई हुई थी कि वहां का किंग कौन बनेगा। और जो भगवत गीता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत कोई आज की लिखी हुई नहीं है, ये बहुत ही एंशिएंट एपिक है और इनिशियली स्टार्टिंग में ये ओरल रेसिटेशन के थ्रू पास ऑन किया जाता था। मतलब इसको कहीं लिखा नहीं गया था, जो बड़े लोग थे वो बच्चों को इसको सुनाया करते थे। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली इसको पास ऑन किया जाता था, उसको सुना के उसकी नॉलेज पास ऑन करी जाती थी। फिर आज से अराउंड 1500 ईयर्स पहले इसको लिखा गया पहली बार, तब ये एक डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में आ गई। उसके पहले इसको सिर्फ ओरली पास ऑन किया जाता था। इसी तरह से रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो लॉर्ड राम की कहानी है। वो कोसल के प्रिंस थे जिनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल का मतलब किसी की जो नेटिव प्लेस होती है, जो नेटिव कंट्री होती है या रहने की जगह होती है जहाँ वो बचपन से रह रहे होते हैं, वहां से अगर उनको हटा दिया जाए और वहां आने से उनको मना कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, उसको एग्जाइल कहा जाता है। तो लॉर्ड राम को वनवास भेजा गया था, मतलब एक्साइल भेजा गया था फॉरेस्ट में फॉर 14 ईयर्स। उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, उनको रावण ने एब्डक्ट कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था और रावण जो थे वो लंका के किंग थे। तो लॉर्ड राम और रावण के बीच में एक बैटल हुआ था जिसके ऊपर रामायण बेस्ड है। लॉर्ड राम जीत गए थे और वो सीता माँ को लेके वापस अयोध्या आ गए जो कोसल का कैपिटल था आफ्टर हिज विक्ट्री। जैसे कि हमने महाभारत के केस में देखा था, रामायण भी ओरल रेसिटेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता था। इसको भी कई सालों पहले ही लिखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे पहले इसकी नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पास ऑन करी जाती थी। तो ये तो वर्ल्ड की सबसे फेमस एपिक्स हैं महाभारत और रामायण, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और एपिक्स भी लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापादिकारम। इसको आज से अराउंड 1800 ईयर्स पहले लिखा गया था बाय अ पोएट नेम्ड इलांगो। ये एक मर्चेंट की कहानी है, एक व्यापारी की कहानी है जिनका नाम था कोवलन। कोवलन जो थे वो पुहर में रहते थे अपनी वाइफ कन्नगी के साथ, लेकिन बाद में उनको एक दूसरी लेडी से प्यार हो गया जिनका नाम था माधवी। फिर बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है और फाइनली कोवलन जो है वो अपनी वाइफ के साथ पुहर छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मदुरई। जब वो मदुरई पहुंचते हैं तो उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो किसी तरह गलती से एक चोरी के चार्ज में पकड़े जाते हैं। मतलब वो इनोसेंट थे लेकिन उन पे गलत चार्जेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पांड्या किंग वहां रूल करते थे वो कोवलन को पनिश कर देते हैं बाय सेंटेंसिंग हिम टू डेथ। उनकी जो वाइफ थी कन्नगी वो अभी भी उनसे प्यार करती थी। ऑब्वियसली उनको लगा उनके हस्बैंड के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, उनके साथ गलत हुआ, तो उस गुस्से में उन्होंने मदुरई की जो पूरी सिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और ये पूरी स्टोरी इस एपिक में डिस्क्राइब करी गई है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी तमिल एपिक भी है जिसका नाम है मणिमेकलाई। इसको कंपोज किया गया था आज से 1400 ईयर्स पहले बाय सातनार। ये स्टोरी है कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में। ये पिछली वाली एपिक से रिलेटेड है। सो दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एपिक्स। अब आते हैं राइटर्स पे। जैसे अभी हमने राइटर्स को देखा था, इलांगो ने एक एपिक लिखी थी, दूसरी सतनार ने लिखी थी, तो इन लोगों ने तमिल में एपिक्स लिखी। कुछ राइटर्स थे जो संस्कृत में लिखते थे, जैसे कि कालिदास। कालिदास एक बहुत ही फेमस राइटर है। उन्होंने वर्ल्ड का सम ऑफ द बेस्ट लिटरेचर लिखा हुआ है संस्कृत में और उनकी वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स है मेघदूत। इस पोएम में आप देखो उन्होंने इतनी अच्छी इमेजिनेशन करी है। ही हैज इमेजिन्ड कि एक मॉनसून क्लाउड है जो दो लवर्स के बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। दो लवर्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, एक मॉनसून क्लाउड उनका मैसेंजर बना हुआ है और उनका लव एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ब्यूटीफुल पोएम होगी। नेक्स्ट हम आते हैं पुराण्स पे। क्या होता था पहले, क्योंकि लिखने का इतना कल्चर नहीं था, ठीक है, जो भी चीजें बताई जाती थी, बच्चों को सिखाई जाती थी, सब ओरली सिखाई जाती थी, ओरल नरेशन से। तो काफी सारी जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थी उनको भी ऐसे ही ओरली नरेट करके बच्चों को सिखाया जाता था या एक दूसरे को बताया जाता था। फिर बाद में जैसे जैसे लिखना जो है वो पॉपुलर हुआ, राइटिंग बिकेम पॉपुलर, तो इन स्टोरीज को लिखा जाने लग गया और इससे बन गए पुराण्स। जो वर्ड पुराण है इसका मतलब होता है ओल्ड। तो ये जो पुराण्स हैं ये किस बारे में है? व्हाट आर दे अबाउट? अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे कि लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, गॉडेस दुर्गा या गॉडेस पार्वती।
पुराण्स में ये डिटेल्स भी लिखी हैं कि गॉड्स को कैसे वर्शिप करना चाहिए, पूजा की विधि क्या होती है, और ये कुछ और चीजें भी कंटेन करते हैं कि जैसे वर्ल्ड कैसे बनाया गया या किंग्स के बारे में स्टोरीज। इस तरह से डिफरेंट चीजों के बारे में जो स्टोरीज हैं वो पुराण्स में लिखी गई हैं। पुराण्स को संस्कृत में लिखा गया है बट इन वेरी सिंपल संस्कृत वर्सेस। उनको टेम्पल्स में प्रीस्ट जो है, पुजारी जो हैं, वो पढ़ा करते थे, वो रिसाइट करते थे और लोग सुनने आते थे। हर कोई सुन सकता था, कोई मनाही नहीं थी। एवरीवन कुड लिसन टू द पुराण्स। पुराण्स और महाभारत को कंपाइल किया वेदव्यास जी ने और संस्कृत रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराण्स एंड द महाभारत वर कंपाइल्ड बाय वेदव्यास जी और संस्कृत रामायण को एक्चुअल पेन डाउन किया था, लिखा था वाल्मीकि जी ने। बुक्स के अंडर में सेकंड हम पढ़ने वाले थे स्टोरीज बाय ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा जो फेमस एपिक्स थी, बुक्स थी, उनके बारे में। फिर कुछ ऐसी कहानियां भी होती थी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग बनाते थे, जो आम जनता थी वो भी स्टोरीज बनाते थे, पोएम्स कंपोज करते थे, सॉन्ग्स बनाते थे, गाने गाते थे, डांस करते थे, प्लेस परफॉर्म करते थे। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर। तो इनमें से कुछ स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को सुनाते थे, उन स्टोरीज को कंपाइल करके बुक्स बनाई गई, जैसे कि द जातक्स एंड द पंचतंत्र। इनको भी इसी टाइम के अराउंड लिखा गया था। तो आप देखो सबका टाइमलाइन, जो लिखने का टाइमलाइन है वो एक जैसा ही है। उसके पहले ये ओरली नरेट किए जाते थे और इन सबको सेम टाइम के अराउंड लिखा गया। जातक्स में जो कंपाइल्ड स्टोरीज हैं उनको काफी बार दिखाया भी जाता था, दर्शाया जाता था पेंटिंग फॉर्म में या स्कल्पचर फॉर्म में। स्तूप्स में जो रेलिंग्स होती हैं उनमें स्कल्पचर्स होते हैं काफी बार, तो वो जातक स्टोरीज के लिए जाते हैं, उनको डिपिक्ट किया जाता है वहां पे। या अजंता में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें भी काफी पेंटिंग्स जो है वो जातक स्टोरीज पे बेस्ड, सब इंटरकनेक्टेड है। कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट किसी और फॉर्म ऑफ आर्ट की इंस्पिरेशन हो सकती है। ऐसे ही एक स्टोरी जो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को सुनाते थे, उनमें से एक यहाँ दी हुई है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। आप इसको अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। अगर स्पेशली आपको स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इस स्टोरी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यही स्टोरी, ये जो मंकी किंग के बारे में स्टोरी है, इसको भी स्कल्पचर फॉर्म में डिपिक्ट किया गया था। कहाँ पे? भारूत में एक स्तूप है सेंट्रल इंडिया में, वहां पे इसका एक छोटा सा पीस ऑफ स्कल्पचर है जो इस स्टोरी को डिपिक्ट करता है। सोचो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। नेक्स्ट हम आते हैं बुक्स ऑन साइंस पे। अभी तक हम सब लिटरेचर की बात कर रहे थे, नाउ वी कम ऑन टू साइंस। और जब इंडियन साइंस की बात हो रही है तो आर्यभट्ट की बात तो होगी ही। आर्यभट्ट जो थे वो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे और इसी सेम टाइम के अराउंड आर्यभट्ट ने भी एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टयम। आर्यभट्ट बहुत फेमस है, उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया और उनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशंस यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। उस जमाने में जब लोगों को ये चीज नहीं मालूम थी, आर्यभट्ट ने ये तभी स्टेट कर दिया था कि भले ही हमें लगता हो कि द सन इज राइजिंग या द सन इज सेटिंग, लेकिन रियलिटी में डे और नाइट जो कॉज होता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉज होता है। सो उस समय के लोगों को नहीं मालूम था, बट आर्यभट्ट हैड फिगर्ड इट आउट। उनको मालूम था। जो एक्लिप्सेस होते हैं, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये भी आर्यभट्ट ने फिगर आउट कर लिया था। और तो और उन्होंने सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला भी निकाल लिया था, जो ऑलमोस्ट उतना ही एक्यूरेट है जितना आज का फॉर्मूला है। आज जो हमको फॉर्मूला मालूम है, आर्यभट्ट ने उस टाइम पे इतना पहले ऑलमोस्ट उतना ही एक्यूरेट फॉर्मूला निकाल लिया था टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और ये सब सिर्फ कुछ ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो आर्यभट्ट ने किए थे। उन्होंने काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू इंडियन साइंस एंड मैथ्स। आर्यभट्ट अकेले साइंटिस्ट नहीं थे, अकेले मैथमेटिशियन नहीं थे। इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे जीनियसेस थे। फॉर एग्जाम्पल वाराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब भी मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। और ये सिर्फ कुछ ही नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इन सब ने अमेजिंग डिस्कवरीज करी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जीरो का इन्वेंशन होने से पहले भी नंबर्स यूज होते थे, लेकिन जो इंडिया के मैथमेटिशियंस थे उन लोगों ने जब ये स्पेशल सिंबल निकाला जीरो के लिए, तो ये एक नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग था जो सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट हुआ था। उसके पहले कोई भी जीरो नहीं जानता था और कोई भी जीरो को इंक्लूड करके काउंटिंग नहीं करता था। ये जो नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग था, ये लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो अरब्स थे वो लोग इंडिया आए, उन लोगों ने इस मेथड को सीखा, अडेप्ट किया और फिर उन्होंने जाके इसको यूरोप में स्प्रेड किया। और ये मेथड इतना अच्छा था कि आज भी हम उसी मेथड को यूज कर रहे हैं काउंटिंग के। इनफैक्ट क्या आपको मालूम है कि इसके पहले, जीरो के इन्वेंशन से पहले, रोमन्स जो थे, जो लोग रोम में रहते थे, उनके पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ काउंटिंग था जो जीरो को इंक्लूड ही नहीं करता था, जीरो के बिना काउंटिंग कर लेता था। इसी तरह से जब साइंस की बात हो रही है तो आयुर्वेद की बात भी होनी चाहिए। आयुर्वेद एक बहुत ही वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, और ये एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। एंशिएंट इंडिया में दो बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेद के। पहले थे चरक, जो 1st और 2nd सेंचुरी सीई में थे। दूसरे थे सुश्रुत, जो 4th सेंचुरी सीई में थे।
चरक जो थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिमार्केबल बुक कंट्रीब्यूट करी इस फील्ड में, जिसको हम कहते हैं चरक संहिता। और इसी तरह से सुश्रुत जो थे उन्होंने भी बहुत ही फेमस बुक लिखी है, सुश्रुत संहिता। इनफैक्ट इस बुक में उन्होंने बहुत सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया। सो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप सच में क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि वो कितने एडवांस्ड होंगे कि उस समय उनको सर्जिकल प्रोसीजर्स भी मालूम थे एंड दे रोट डाउन अबाउट इट। एंशिएंट इंडिया का साइंस, मैथ्स, लिटरेचर सब कितना इवॉल्व था। एंड नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट इंडिया, उसी टाइम के अराउंड वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ना कुछ हो रहा था। सो अराउंड द सेम टाइम पेपर जो है वो चाइना में इन्वेंट हुआ था। आज हमारे लिए पेपर बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इससे पहले लोगों को पेपर के बारे में नहीं मालूम था। तो ये फर्स्ट टाइम चाइना में इन्वेंट हुआ था, आज से अराउंड 1900 ईयर्स पहले। एक आदमी था काइलुन, उसने प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप और ट्रीज के बाक को बीट करके पेपर बनाया था। इनको पानी में सोक किया, प्रेस किया, ड्रेन किया, इनका पल्प निकाला और उस पल्प से पेपर बनाया। आज भी अगर आप हैंडमेड पेपर खरीदते हो तो वो इसी प्रोसेस से, इसके सिमिलर प्रोसेस से ही बनता है। लेकिन जब चाइनीज ने पेपर बनाने की टेक्निक बना ली थी, उसके बाद उन्होंने इस टेक्निक को बहुत ज्यादा गार्ड करके रखा, एक सीक्रेट बना के रखा ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक। फिर उसके बाद आज से 1800 ईयर्स पहले ये टेक्निक जो है ये बगदाद में स्प्रेड होने लग गई। कोई चाइना से इसको बगदाद ले गया। फिर बगदाद में स्प्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड होने लग गया, इंक्लूडिंग इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज। आज से 1400 ईयर्स पहले ये टेक्निक कोरिया में भी पहुंच गई और फिर धीरे धीरे उसके बाद जापान में पहुंच गई और पूरे वर्ल्ड को ये टेक्निक मालूम पड़ गई। उसके बाद से पेपर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। इसके साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और क्लास 6 की हिस्ट्री भी अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। और इंटेलिजेंट आप लोग हो ही और मेहनत हम बहुत कर ही रहे हैं। तो अब इसके रिटर्न में गाइस मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है क्या करना है। तो कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो अब करना ही है। इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, वरना आप खुद भी सोचो अगर हम मेहनत करते जाए और हमें रिजल्ट ना मिले तो हम कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। I'll see you guys next time in class 7. All the best for your exams. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.